साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी सीरीज, इसमें बायोलॉजी के जो चैप्टर है हमारा चैप्टर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको कवर करने वाले हैं साथियों। साथ ही इसके साथ में तंत्र का चैप्टर भी कवर करेंगे, नर्वस सिस्टम का, तंत्र का। ठीक है, तो एक वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जो अभी यूपीएसआई होने वाला है, यूपीएसआई, इसके अलावा साथियों बीपीएससी आने वाला है, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम, और एमपी का जो वर्ग 3 चयन परीक्षा है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो साथियों, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें जिसमें साइंस पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन जो साथियों बनता है यहाँ से, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी जो हैं संक्रमण से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ओ समूह का जो होता है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये ए को भी दे सकता है, बी ब्लड वाले को भी दे सकता है और ए बी को भी दान कर सकता है। ठीक है, और ओ को भी। तो इस वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है साथियों, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, पूछा भी जाता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है? बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो औसत की अगर बात करेगा तो 7.35 से 7.45 पीएच तक होता है। नेक्स्ट है, अच्छा, जो हमारा ब्लड होता है ये क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय। नेक्स्ट है, रक्त समूहों यानी कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, इनको याद रखना है। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। अगला फैक्ट है साथियों, एबी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का जो रक्त ले सकता है, यानी कि एबी वाला जो है हर एक ग्रुप वाले का ब्लड जो है ले सकता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। और ओ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा करना, यानी कि डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? यानी कि जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है तो उस समय कौन सा खनिज जिसका यूज होता है? तो कैल्शियम का। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? यानी कि आरबीसी जो है, आरबीसी तो शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में। किसमें? प्लीहा, इसको स्प्लीन भी कहते हैं। अच्छा, आरबीसी का जो औसत जीवन काल कितना होता है? ये 100 से 120 दिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80, मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80। ठीक है, इसके बीच में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है, यदि एक पिता का रक्त ए वर्ग का है और माता का जो है ओ वर्ग का है, तो उसकी संतान का जो वर्ग कौन सा रक्त होगा, किस वर्ग का? ए अथवा ओ वर्ग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, दिल का दौरा पड़ने यानी कि हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन हावर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब हार्ट अटैक आता है तो 1 घंटे तक गोल्डन हावर कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें मरीज जो होता है उसको अगर ट्रीटमेंट सही मिल जाता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके स्वस्थ होने के। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की पूरी जो सीरीज है हमारे चैनल पे आपके साथ डिस्कस की जाएगी, हर एक चैप्टर को अलग अलग वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ये ल्यूकेमिया। अगर श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC जो हैं ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं तो क्या होता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। नेक्स्ट, इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा यानी कि शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अपक्रिया कौन सी है? देखते हैं। देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रम्बिन और कैल्शियम मिलकर क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन बनाते हैं। और थ्रोम्बिन के साथ में जब फाइब्रिनोजन मिलता है तो क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। अगला है, फाइब्रिन के साथ में रुधिराणु जब मिलता है तो क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त का थक्का बनने के समय कौन सा खनिज यूज में होता है? तो कैल्शियम आंसर होता है। ठीक है। और अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन पूछ ले तो कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो जैविक प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य कोशिका मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करता है। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो इनको क्या बोलते हैं? हृदय धमनियां बोलते हैं, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट साथियों, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो कहाँ बनती हैं ये? अस्थि मज्जा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। और नष्ट कहाँ पे होती हैं? स्प्लीन में। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है। प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है? तो प्लाज्मा में 90% 90 से 92% जो है जल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज। अगला है, रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिनोजिन जो फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन यानी कि थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। अभी ये वाली अभिक्रिया हम लोगों ने देखी थी, ये देखो। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? ये देख चुके हैं, हृदय धमनियां कहलाती हैं। बाकी अस्थि मज्जा ये भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? यानी कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? तो ये सोडियम की। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? जैव उत्प्रेरक है, यानी कि बायो कैटालिस्ट है। एक धड़कन या हृदय की गति एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लेती है? तो लगभग जो है 8 सेकेंड का 0.8 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। इसको एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, तब एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में यानी कि ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया रोग जब होता है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो ग्रेट सेफिनस सिरा, यानी कहाँ पे होती है? पैर में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन साथियों, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर होता है? तो 12,000 पर सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? तो महाधमनी होती है, यानी कि अयोर्टा सबसे बड़ी धमनी। नेक्स्ट है, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है स्प्लेन। ठीक है, ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को। अगला है, रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह यानी कि अशुद्ध रक्त जो है कहाँ से होके कहाँ कौन कौन सी धमनी से होके जाता है? तो साथियों, अशुद्ध रक्त जो है हृदय से पहले महाधमनी में जाता है, फिर महाधमनी से धमनियों में जाता है, फिर उसके बाद धमनिकाओं में जाता है, फिर उसके बाद कोशिकाओं में जाता है। ठीक है, कोशिका अंग में जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? 150 से 260 mg पर 100 ml। नेक्स्ट है, रक्त समूह AB को सार्वभौमिग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। अगला है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया से संबंधित, और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में देखा गया है। सिकल सेल एनीमिया ये रोग होता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो इसमें आरबीसी की विकृति हो जाती है। आरबीसी राइट आंसर। अगला है, रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य यानी कि कौन सा अंग क्या कार्य करता है? हृदय की बात करें तो रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता, रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना किसका काम है? हार्ट का यानी कि हृदय का। धमनियों का काम क्या है? रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। और सिराओं का क्या काम होता है? रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाओं का काम धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन। अगले क्वेश्चन की तरफ है, रिशेरेपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। ठीक है, एल्बुमिन एल्बुमिन की अगर बात करें तो ये ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। और ग्लोबुलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन जो है रक्त का स्कंदन में सहायता करता है। और इसके अलावा कैल्शियम खनिज भी स्कंदन में सहायता करता है। ये भी पॉइंट याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अगला है, अच्छा प्लाज्मा में कितने % जल होता है? 90% के आसपास। ठीक है, अगला है, यदि दोनों जनक यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तथा उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो A होगा या फिर B होगा या फिर AB हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 लाख से साथियों 4.5 लाख तक होनी चाहिए। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टॉयलिन एंजाइम पाचक में सहायता करते हैं। ठीक है, अच्छा साथियों, एक एंजाइम और होता है एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है? ये स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये टेबल है साथियों, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो देखो, माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह यानी कि बच्चों में कौन सा रक्त समूह बन सकता है माता पिता के आधार पे। अगर देखो O और O दोनों पेरेंट्स का जो O हो और दोनों का मतलब O हो, तो संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? O होगा। और असंभावित की बात करें तो AB या AB। ठीक है, और अगर एक का O है और दूसरे का A है यानी कि माता या पिता में से किसी का O है दूसरे का A है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी? O की है और A की है। ठीक है, अगर O और B है तो OB की पॉसिबिलिटी है, A और AB की नहीं बनेगी। ठीक है, इसमें भी B और AB की नहीं बनेगी। O है और दोनों में से एक का AB है तो A और B की पॉसिबिलिटी है और O और AB की नहीं है।
अगला है ए और ए दोनों का हो तो ए की पॉसिबिलिटी है और ओ की है, और किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बी और ए बी की। नेक्स्ट, अगर एक का ए है और दूसरे का बी है तो ए की पॉसिबिलिटी है, बी की है, ओ की है और ए बी की भी है, ठीक है। और असंभावित में कोई नहीं हो जाएगा फिर तो, क्योंकि सारे बन रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सामान्य रूप से रक्त यानी कि आरबीसी जो है हमारी, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की आयु जो है कितनी होती है, 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अगला है रक्त संबंधी समस्याएं होती हैं, उनको देखते हैं। उच्च रक्तदाब हो जाए तो क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। निम्न रक्तदाब हो जाए हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में आघात से रक्तस्राव होता है। अरक्तता, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, क्या कवर कर चुके हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास जो है पसंद आई होगी, और नर्वस सिस्टम जो है अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखें और अपना भी रखें। धन्यवाद।